अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका टाइटल है रीन्यूएबल ट्रांजिशन। सबसे पहले हम इसके टाइटल पे बात करते हैं कि रीन्यूएबल है क्या। तो रीन्यूएबल कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरा जो ओपिनियन है ये बेस करता है क्लाइमेट चेंज पे, उसके इम्पैक्ट पे, काज पे, और हम इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। हम इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी क्राइसिस में, इकॉनमी क्राइसिस में, कि किस तरह हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना है और हम किस तरह इससे बाहर निकल सकते हैं रीन्यूएबल ट्रांजिशन करके। इसके अलावा जो क्लाइमेट इफ़ेक्ट है, क्लाइमेट चेंज है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन डेवलपमेंट पे और किस तरह लोग जो हैं वो पॉवर्टी का सामना करते हैं। हम इस डाटा को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस एबिलिटी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जैसे कि एनर्जी क्राइसिस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इस डाटा को उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन देके कि किस तरह हम एनर्जी क्राइसिस से रीन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, ताकि हम उस आर्टिकल या कोई रिसर्च पेपर उस टॉपिक के रेलिवेंट पढ़ें और उस पर वीडियो बना सकें। ओपिनियन स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग लाइंस हैं, क्लाइमेट चेंज हैज़ इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल क्राइसिस। कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये ग्लोबल क्राइसिस की तरह इमर्ज हुआ है, उभरा है। बट इट्स इफेक्ट आर डिस्प्रोपोर्शनेटली डिवास्टेटिंग। डिस्प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है एक्सेसिव, बड़े पैमाने पर। डिवास्टेटिंग मीन तबाही लेके आ रहा है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो तरक्की पजीर कंट्रीज़ हैं, मतलब कि तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लाइक पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, उनके लिए क्लाइमेट चेंज जो है वो एक तबाहकुन जो है वो इफ़ेक्ट लेके आ रहा है। वाइल कंट्रीब्यूटिंग फ्यूअर देन 1% टू ग्लोबल ग्रीन गैस एमिशन के, इवन के जो पाकिस्तान है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ 1% किसमें, ग्रीन गैस एमिशंस में। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान इज़ अमंग द नेशन मोस्ट सीवियरली इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। कि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से उन कंट्री में फॉल करता है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने सफ़र किया है। दिस वल्नरेबिलिटीज़ हैज़ इंटेंसिफाइड पॉवर्टी लेवल्स। अब देखिए, हम अगर क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो हम आगे ये वाला डाटा लिख सकते हैं कि जी इसकी वजह से पॉवर्टी भी होती है। किस तरह पॉवर्टी का लेवल इंक्रीज़ होता है कि क्योंकि जब जैसे सैलाब आता है 2022 का सैलाब की बात कर लें, हम उस फ्लड की बात कर लें, तो क्या हुआ था कि सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होना पड़ता है, उनके घर तबाह हो जाते हैं। तो जो क्या लेके आती है, पॉवर्टी लेके आती है। दिस वल्नरेबिलिटीज हैज़ इंटेंसिफाइड पॉवर्टी लेवल across the country and is posing a significant threat to its socio-economic stability। कि जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या करती है, इंटेंसिफाई कर देती है, मीन के मजबूत कर देती है किसको, पॉवर्टी लेवल्स को पूरे मुल्क में, और पोज करती है सिग्निफिकेंट थ्रेट मीन खतरा पैदा करती है किसके लिए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। कि अगर हमने थोड़ी सी भी, जैसे लोगों की फसलें जो हैं वो हो चुकी होंगी, पक चुकी होंगी, तो क्या होता है कि सैलाब आ जाता है और वो सारी जो है वो तबाह हो जाती हैं, किसकी वजह से, फ्लड की वजह से। और फ्लड क्यों आते हैं, क्लाइमेट चेंज का एक इफ़ेक्ट है वो भी। तो क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। आगे है एक रिपोर्ट जो कि आप अपनी फैक्ट बुक में लिखेंगे ताकि आप इसको अपने पेपर में इस्तेमाल कर सकें। क्या है फैक्ट के, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान में पॉवर्टी की हालत है, बाय द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये जो पाकिस्तान, ये अब रिपोर्ट किसने दी है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक ने। 21.5% ऑफ द पॉपुलेशन, मीन के 1 in 5 के 5 लोगों में से एक बंदा जो है वो पॉवर्टी का शिकार है, लिव्ड इन पॉवर्टी इन 2018 to 19। अब ये जो रिपोर्ट है ये आई है 2018 से 19 के दरमियान की ये रिपोर्ट है, और उसमें एक रिपोर्ट जो कि किसने जो दी थी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक ने, के 21.5% जो लोग हैं पाकिस्तान की आबादी के, वो पॉवर्टी में रह रहे हैं, यानी कि 5 में से एक बंदा।
UN Habitat ranked Pakistan as the 5th most vulnerable country on the Global Climate Risk Index। अब ये देखिए, ये भी कितनी अच्छी रिपोर्ट है, हम इसको भी पेपर में ऐड कर सकते हैं अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क मीन के पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान 5वें नंबर पे फॉल कर रहा है कि जिनको क्लाइमेट रिस्क का सामना है। The 2022 floods caused losses exceeding $15 billion and affected 33 million peoples। कि जो 2022 में फ्लड आया था उसने कितना लॉस दिया है कि उसमें हमें 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कितने लोग अफेक्ट हुए हैं? 33 मिलियन लोग जो हैं वो इसकी वजह से अफेक्टेड हुए हैं। सिमिलरली द 2010 फ्लड्स, अब देखें हमारे पास दो आ गए हैं कि किसकी वजह से, दो आर्ग्यूमेंट आ गए हैं कि पॉवर्टी किस तरह जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज़ होती है, पॉवर्टी का लेवल हाई होता है। तो हमारे पास है, एक है 2022 का फ्लड और दूसरा है 2010 का फ्लड। कि 2010 फ्लड्स डिवास्टेटिंग 1/5 ऑफ द कंट्री जियोग्राफिकल एरिया। कि जो 2010 में फ्लड आया था उसने पाकिस्तान का 1/5 जो हिस्सा था, एरिया था, उसको अफेक्ट किया था, डिस्प्लेसिंग ओवर 20 मिलियन पीपल। और जो 20 मिलियन लोग थे वो हिजरत कर गए थे इसके इफ़ेक्ट की वजह से। ओवर द पास्ट 13 years these two massive floods have pushed 53 million people deeper into poverty or into the cycle of poverty। के पिछले 13 सालों का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो उसमें ये जो दो मेजर फ्लड्स हैं इन्होंने क्या किया है कि 53 मिलियन जो पीपल हैं, मीन 240 मिलियन हमारी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें 53 मिलियन जो हैं वो पॉवर्टी की वजह से अफेक्ट हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉवर्टी है ये। और 53 मिलियन पीपल जो हैं वो यहाँ तो पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं या फिर कंटिन्यूसली साइकिल ऑफ पॉवर्टी की में जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो पॉवर्टी का कंटिन्यूसली सामना कर रहे हैं। दिस erosion of social resilience has made communities increasingly vulnerable to future climate shocks। कि जो ये जो erosion है मीन कि ये जो कमी कर दी गई है सोशल resilience मीन के resilience मीन होता है कि कोई आफत आती है तो उसके सामने एक चट्टान की मजबूती के साथ जो है खड़े रहना। लेकिन दिस erosion ऑफ सोशल resilience, कमी करना सोशल resilience में हैज़ मेड कम्युनिटीज़ मीन कि जो अवाम है उसको क्या कर दिया गया है, इंक्रीजिंगली वल्नरेबल, कमज़ोर कर दिया गया है टू फ्यूचर क्लाइमेट शॉक से। अगर फ्यूचर में भी कभी जो अगर अल्लाह ना करे फ्लड आए या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर आए तो अवाम जो है वो इस काबिल नहीं है, इतनी रिजिलियंट नहीं है कि इसको फेस कर सके क्लाइमेट शॉक को। आगे है द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक अदारा होता है। ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स दैट एक्सट्रीम रेनफॉल इन पाकिस्तान हैज़ इंक्रीज्ड बाय 50 to 75% likely driving these catastrophic floods। कैटेस्ट्रोट्रॉफिक होता है तबाहकुन फ्लड्स। कि जो ये जो अदारा है द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में रेनफॉल जो है वो बढ़ चुकी है 50 to 75%, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्लड्स आने का ख़तरा है, तबाहकुन फ्लड्स आने का ख़तरा है। दिस स्टैंड्स highlights the urgent need for Pakistan to adopt robust strategies to combat human-induced climate change। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने पहले से ही रिपोर्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में रेनफॉल्स जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। तो अब क्या किया जाए कि पहले से ही कुछ प्री एक्टिव जो है वो कुछ इक़दामात ले लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पाकिस्तान को जो है वो क्या चाहिए, रोबोस्ट स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए। रोबोस्ट मीन के मजबूत कुछ ऐसे इक़दामात करने चाहिए ताकि लोग दोबारा 2010 या 2022 के फ्लड की तरह पॉवर्टी के साइकिल में ना इंडल्ज हो जाएं। A transition to 100 PEC का मतलब है फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इज़ इसेंशियल टू एड्रेस दिस। के अब जो ऊपर वाले मसले हैं जैसे कि फ्लड्स आ रहे हैं, पॉवर्टी है और महंगाई, ये सारे मसले जो हैं आगे हमें सोल्यूशन दिया गया कि हमें जो है वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, किससे, रीन्यूएबल से।
आगे है आगे रिपोर्ट मेंशन की गई है जिसको हम अपने एनर्जी क्राइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम सोल्यूशन देंगे कि रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए हमें, तो हम ये रिपोर्ट बहुत ज़बरदस्त लिखी है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द वर्ल्ड बैंक नोट्स दैट यूजिंग जस्ट 0.071% ऑफ द पाकिस्तान लैंड फॉर सोलर वोल्टाइक इसको शॉर्ट फॉर्म किया गया है पीवी डिप्लॉयमेंट मीन के यूज़ करना कुड मीट द कंट्रीज करंट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ अगर अपनी 0.071% लैंड को इस्तेमाल करे, किसके लिए, सिर्फ ये जो सूरज से बिजली बनती है इसके लिए, तो क्या करता है अपनी डिमांड को पूरा कर सकता है। उसको किसी से भी बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कोयल ऑयल और गैस खरीदने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। आगे है येट 60% ऑफ द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी रिलायज ऑन कोयल ऑयल एंड गैस के। इसके बावजूद ये जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दिया कि सिर्फ अपने जो ज़मीन का 0.071% जो है इस्तेमाल कर ले सिर्फ सोलर पैनल्स के लिए, तो अपनी डिमांड पूरी कर सकते हैं। इसके बावजूद हम जो 60% हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटीज़ जो इंस्टॉल किए गए हैं उनका जो इन्हिसार है ना वो किस पे है, कोयल पे, ऑयल पे और गैस पे। वाइल जबकि 8.41% कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, और इसमें से 8.41% जो है न्यूक्लियर पावर से आता है। ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2024 जुलाई टू मार्च पाकिस्तान स्पेंड ओवर $8 बिलियन ऑन क्रूड एंड पेट्रोलियम इंपोर्ट। कि पाकिस्तान ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए $8 बिलियन जो हैं वो खर्च किए हैं, किस पे, पेट्रोलियम पे। तो ये हम बड़ा अच्छा आर्गूमेंट है जो हम एनर्जी क्राइसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। रीन्यूएबल का टॉपिक जनरल साइंस एबिलिटी में है तो, लेकिन उसका हमने सिर्फ 2 या 3 पेज लिखने होते हैं, तो इसलिए उस पर इतना ज़्यादा जो है ये डाटा डालने की ज़रूरत नहीं। वो तो सिर्फ डेफिनेशन होगी और कौन कौन से रीन्यूएबल सोर्सेज हैं और एग्जांपल्स, और बस इतना सिंपल सा ही करते हैं वो हम। लेकिन इवन अगर इन्वायरमेंटल साइंस में आता है या एनर्जी क्राइसिस में, करंट अफेयर में ये टॉपिक आता है, तो फिर हम इसको डिटेल में लिखते हैं, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट हम वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजिशनिंग रैपिडली टू रीन्यूएबल सोर्सेज विल रिड्यूस, कम कर देगी क्या, डिपेंडेंसी ऑन थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी पे। क्या होगा कि अगर हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, जितने हमने पैसे खर्च किए, 7 बिलियन तो हमने IMF से लिया है, तो फिर सोचे कि हम अपने इस पैसों को किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी विच पोज अ सिग्निफिकेंट रिस्क ड्यूरिंग क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। कि ये जो है ना, ये पोज क्या करते हैं, किसकी तरफ इशारा करते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क देते हैं जब क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी के। आगे है कि रीन्यूएबल एनर्जी इज़ वाइटल फॉर द नेशनल सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब देखिए, अगर हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अपना $8 बिलियन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोचें वो हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर ओवर वो जो न्यूक्लियर एनर्जी और थर्मल एनर्जी है वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बेहतर नहीं है, वो क्लाइमेट इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि उनको अगर ख़त्म कर लें तो हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपने मुल्क से क्लाइमेट जो चेंज इफ़ेक्ट की वजह से कॉजेज़ आ रही हैं या इफ़ेक्ट हो रहे हैं उसको कम कर सकते हैं। आगे है पाकिस्तान पोटेंशियल फॉर विंड पावर इज इक्वली इम्प्रेसिव। कि पाकिस्तान में जो विंड पावर प्रोड्यूस करने की जो पोटेंशियल है ना वो भी बड़ी इम्प्रेसिव है। आगे एक रिपोर्ट है कि अकॉर्डिंग टू द एशिया विंड एनर्जी एसोसिएशन द थाटा विंड कॉरिडोर अलोन कुड जनरेट 50 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। कि सिर्फ जो कि थाटा का विंड कॉरिडोर है ना वो ही सिर्फ 50 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। किसने की है ये रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द एशिया विंड एनर्जी एसोसिएशन। तो ये हम अपने आर्ग्यूमेंट में दे सकते हैं कि पाकिस्तान में तो उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वही बहुत ज़बरदस्त है विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, और किसको, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसा कि आगे हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को पढ़ा कि सिर्फ 0.071% लैंड यूज़ कर ली जाए सोलर पैनल्स के लिए, तो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी सूरज से ही बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो ना ही तो हमें क्लाइमेट इफेक्ट होगा और ना ही हमारे पैसे जो हैं वो खर्च होंगे। अब जो हमने $8 बिलियन लिया था IMF से, वही हम ना लेते और ना ही उनकी हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस होती, कंडीशंस होती जो वो हम पे अप्लाई कर रहा है। आगे पढ़ते हैं कि वाइल दी WB मीन के वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स बलोचिस्तान विंड पावर पोटेंशियल एट 20 गीगावाट। ये जो बलोचिस्तान है ना, उसमें इतनी पोटेंशियल है कि उसमें जो विंड पावर पोटेंशियल है वो कितनी है, 20 गीगावाट। हार्नेसिंग सोशल PV। हार्नेसिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम काबू में करके जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Harnessing social PV and wind power can help Pakistan reduce green gas emission and meet the targets आउटलाइंड इन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का टॉपिक जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस में भी है, इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी है। तो हम उसमें ये सोल्यूशन दे सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान अगर अपने सोलर PV और इसके अलावा विंड को ही इस्तेमाल कर ले तो गैस जो ग्रीन गैस एमिशंस हो रही है उसको कम कर सकता है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट को कम कर सकता है और इसके अलावा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके टारगेट को भी पूरा कर सकता है। इसके अलावा हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, तो हम उस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं ये इक़दाम अपना के। आगे है अर्बन एरियाज मस्ट आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सस्टेनेबल इकोसिस्टम टू प्रिजर्व नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वैसे वैसे लोगों को रहने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू सस्टेनेबल इकोसिस्टम। क्योंकि प्रिजर्व करना नेचर को, ताकि क्योंकि जंगलात काट के ही तो वो अपनी जगह बनाएंगे। एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इम्प्रूव्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ क्रूशियल विद रैपिड बस एंड मेट्रो train network in all large and medium-sized cities to reduce emissions from private vehicles and decrease congestion। देखिए ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट का अगर टॉपिक आ जाए कि वे फॉरवर्ड्स क्या है, आपके नज़दीक क्या क्या सोल्यूशन है, तो हम जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ये सोल्यूशन दे सकते हैं कि हम लोग जी ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो हम इसको कम कर सकते हैं। अब किस तरह कम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी कम जो है वो प्राइवेट व्हीकल्स इस्तेमाल होंगी उतना ही कम गैस एमिशन होगी। इसके अलावा क्या होगी कि स्पेस क्रिएट होगी, ट्रैफिक जैम नहीं रहेगी और लोग अपना टाइम भी बचा सकते हैं। टाइम पे ऑफिस पहुंचेंगे, टाइम पे काम करेंगे, टाइम पे घर आएंगे, टाइम पे बच्चे स्कूल जाएंगे। क्योंकि अक्सर जो ट्रैफिक जैम रहती है वो क्या होती है कि स्कूल टाइमिंग पे रहती है, क्योंकि बच्चे अलग अलग स्कूल में अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते या स्कूल बस यूज़ नहीं करते। तो इसकी वजह से हमें इतने ज़्यादा, अगर एक बस जो है वो 40 जो है वो बच्चों को लेती है अगर, तो क्या होता है कि 40 गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं हो रही। इसका मतलब ये है इंक्रीजिंग अर्बन ग्रीन स्पेस, के अर्बन ग्रीन स्पेस जो है उसको बढ़ा दिया जाए, प्लांटिंग की जाए नेटिव ट्रीज़ की, ख़ास तौर पे जो कि हमारे मुल्क के ही ट्रीज़ हैं। एंड क्रिएटिंग माइक्रो गार्डन्स विल इन्हांस बायोडाइवर्सिटी एंड मेक सिटीज़ मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अब ये 3 सोल्यूशन दिए गए हैं इसमें कि हम अर्बन ग्रीन स्पेस जो है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, इसके अलावा प्लांटिंग करें, इसके अलावा क्या करें कि माइक्रो गार्डन्स बना दें। जैसे कोई भी किसी भी घर में या गली मोहल्ले में एक स्पेसिफिक जगह हो, वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन हो, जो भी एक तो बायोडाइवर्सिटी इन्हांस होगी, दूसरा क्या होगा कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जाएगा। तीसरा जो है कि ट्रीज़ अब देखें इस पर ना ही तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, ना ही जो है मतलब कि कोई इतना कॉस्टली चीज़ नहीं है ये कि कोई भी एक दरख्त नहीं लगा सकता, और वैसे भी ये सदका जारिया है। तो क्या है कि जो ट्रीज़ हैं, एक तो ये कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसकी वजह अगर कोई पोल्यूशन ज़्यादा हो भी रही है तो क्या होगा कि जो ट्रीज़ है वो तो उसकी खुराक है, तो इसकी वजह से ट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करेंगे, हम लोग उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। तो एक ये भी क्लाइमेट इफेक्ट को कम करने का एक सोल्यूशन है। इसके अलावा देखें ये एक फ्री कॉस्टली, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है कि अब देखिए कोई भी जो है वो एयर प्योरीफायर नहीं खरीद सकता, तो ट्रीज़ जो हैं वो उसी का ही तो काम देते हैं। द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी प्लांटेड वाइडली विद एन एम्फासाइज ऑन नेटिव स्पीशीज़ टू सपोर्ट रिजिलियंट इकोसिस्टम। अब देखिए कोई भी अगर ग्रुप बना के अगर हम कर लें, ट्रीज़ लगा लें तो, और उसको जो है वो सपोर्ट दें ताकि वो बड़े हो सकें और जो क्लाइमेट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए, अगर देखा जाए तो 240 मिलियन जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। अगर वो एक एक दरख्त भी लगाए तो हम पूरे जंगलात खड़े कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पब्लिक कैंपेन भी करनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल्स में ये एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ कि जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े शौक से लगाते हैं पौधे वगैरह, और उसको पानी वगैरह देने के लिए बड़े वो शौकीन होते हैं। तो हम उनमें भी ये चीज़ स्कूल में भी एक एक्टिविटी में ये ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा है कि सिटीज़ शुड आल्सो बी रीडिज़ाइंस टू प्रायोरिटाइज बाईसाइकिल्स एंड द पेडेस्ट्रियंस। अब हम जो हैं वो सिटीज़ में क्या करते हैं कि अगर कोई किसी पास की जगह पे जाना है तो लोग क्या यूज़ करते हैं, बाइक का इस्तेमाल या कार्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, बाईसाइकिल्स के साथ, या फिर हम पैदल चल सकते हैं। अब इसके लिए हमारी सेहत भी बेहतर होगी बाईसाइकिल चलाने से और पैदल चलने से। और इसके अलावा क्या होगा कि एक तो हमारी जो रिलायंस है ऑन व्हीकल्स वो भी कम हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारा जो पेट्रोल है उसके पैसे भी बच जाएंगे। और क्या होगा कि क्लाइमेट जो हम उसमें भी पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और सोल्यूशन है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना, कि अगर रेन वाटर, जैसे कि हमने पिछली रिपोर्ट में पढ़ा कि पाकिस्तान में 50 to 75% जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो हम क्या करें, उसको हार्वेस्ट कर लें, उसको स्टोर कर लें, ऐसे डैम्स बना दिए जाएँ, उसको स्टोर कर लें और बाद में उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये भी एक अच्छा इफ़ेक्ट होगा, ताकि फ्लड वगैरह भी ना आए, और उसको जो है हम बाद में अपने इस्तेमाल में एग्रीकल्चर के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है terms are crucial to prevent flooding and reduce unsustainable surface water use। इस तरह हम, जैसे कि अगर हमने एग्रीकल्चर को या ऐसे फसलों को पानी वगैरह देना है, जैसे अगर हम राइस की ही बात कर लें तो चावलों को ज़्यादा पानी लगता है, तो उसके लिए हम सरफेस वाटर यूज़ करते हैं। तो सरफेस वाटर तो स्टोर रहेगा और हम क्या यूज़ कर लेंगे, रेन वाटर को यूज़ कर लेंगे, और इससे ना ही तो फ्लड आएगा और हम अब इसको अपने इस्तेमाल में भी लेके आ सकते हैं। आगे है कि सोलर PV पावर्ड स्ट्रीट लैम्प्स कुड बी इंस्टॉल्ड नेशन वाइड, कि अब जो रोड्स पे लगे होते हैं स्ट्रीट लैम्प्स लगे होते हैं उसको भी हम सोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसने आगे एग्जांपल दी है बहुत से कंट्रीज़ की। देखिए, अगर हम लोगों ने देना होता है ना तो कंपैरिजन बहुत इफेक्टिव होता है, ख़ास तौर पे ऐसे कंट्रीज़ का जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। अब देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया की, कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना उसने फोटोवोल्टाइक मोटरवेज जो हैं उसकी मोटरवेज रूफिंग की है। हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि हम भी इस तरह कर सकते हैं। स्ट्रीट लैंप की है तो हम भी जो मोटरवे रूफिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया सोलर्स PV पैनल्स ओवर कैनाल्स टू प्रिवेंट इवेपोरेशंस, कि जो इंडिया है उसने क्या किया है कि उसने कैनाल्स के ऊपर जो है वो PV सोलर्स लगा दिए, सोलर PV पैनल्स लगा दिए। किसके लिए लगाई हैं, टू प्रिवेंट इवेपोरेशंस। और नीदरलैंड ने क्या किया है कि नीदरलैंड सोलर पेवमेंट डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकल सोल्यूशन दैट पाकिस्तान कैन अडॉप्ट, और ये सारे सोल्यूशंस पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करने चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि सोलर जो पैनल्स हैं उनकी प्राइसेस को कम कर दिया जाए, ताकि जो एक गरीब किसान है या एक मिडिल क्लास फैमिली है वो भी उसको इजीली बाय कर सके। एग्रीकल्चर अ बैकबोन। अब देखिए, ये वाला डाटा जो है वो हम एग्रीकल्चर में ऐड कर सकते हैं। ऊपर वाला भी हम कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसको भी हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में एक सोल्यूशन देने के लिए कि भाई हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके जो एग्रीकल्चर में वाटर की कमी जो फेस कर रहा है, वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है, हम उसको कम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर अ बैकबोन, क्योंकि पाकिस्तान की 60% एग्रीकल्चर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में मुलव्वस है। तो अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी मस्ट आल्सो अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज। अब देखें, जब सैलाब आते हैं तो वो फसलों को ही तबाह करते हैं ना, एग्रीकल्चर को ही तबाह करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ना उसको भी ऐसे इक़दाम अपनाने चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंज को उसके जो हैं रिजिलियंट हों। द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस कैन रिड्यूस द सेक्टर्स वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज वाइल इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। अब देखिए, जब हम ऐसे इकदाम करेंगे जिसकी वजह से हमारी फसलें तबाह ना हो तो क्या होगा कि फूड सिक्योरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उसको हम सिक्योर कर पाएंगे। आगे है कि अब हम इसको किस तरह कर सकते हैं कि हम क्या करें कि एजुकेटिंग फार्मर्स को एजुकेट करें, क्योंकि ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं ना वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एंड प्रोवाइडिंग
them with access to modern technologies will empower rural communities and elevate poverty। अब देखिए जो फार्मर जो किसान है वो एजुकेट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, मॉडर्न मेथड सिखा दिए जाएंगे, तो क्या होगा कि ना ही तो वो पॉवर्टी में रहेगा और ना ही जो है वो अपनी फसल को तबाह होने से भी बचा सकेगा। एडिशनली पाकिस्तान मस्ट इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू इक्विप इट्स यूथ विद द स्किल्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट क्लाइमेट इनोवेशन सोल्यूशन। कि जो एक हमारे जो तालब इल्म है, यूथ है, देखें हमारी जो पाकिस्तान में 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ पे मुश्तमिल है। अगर हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में इनके पेशा वराना तालीम दी जाए और उनको बताया जाए कि क्लाइमेट इनोवेशन सॉल्यूशंस दे दिए जाएँ। अब देखिए जो हमारी तालीम होती है, एक तो हमारा आउटडेटेड जो है वो एजुकेशन सिस्टम है, आउटडेटेड नसाब है, उसको चेंज किया जाए और उसको इनोवेशन की जाए उसमें, ताकि हमारी जो यूथ है एक तो ग्लोबल लेवल पे जो है वो कम्पीट कर सके और दूसरा पाकिस्तान में उसके लिए क्या हो कि फ़ायदा पहुंचा सके पाकिस्तान को भी। By fostering green entrepreneurship, Pakistan can create sustainable income opportunity while reducing its carbon footprint। अब एक और सोल्यूशन आगे दिया गया कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की जाएं, शुड emphasize the importance of individual and collective action to combat climate change। अब देखें कोई भी काम करना होता है ना हम लोगों ने, तो उसके लिए हमें एक कलेक्टिव सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब देखिए अगर एक इंसान ने दरख्त लगा लिया है तो दूसरों को भी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये उसी का ही है, खुद जो है वो उसके साथ उसकी हेल्प करे, कभी वो पानी दे दे, उसकी नशोनुमा में उसकी हेल्प करे। इसके अलावा देखिए हम ऐसे दरख्त लगा सकते हैं जो कि फलदार दरख्त हों, ताकि इसका क्या होगा कि एक तो उसको इंडिविजुअल को भी जो है वो फ़ायदा मिलेगा और इन्वायरमेंट में भी वो अपनी कंट्रीब्यूशन करेगा अच्छी। अब हम करते हैं इसको कंक्लूड। टू कंक्लूड, पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस 100% रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी थ्रू क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखिए पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है कि वो 100% रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके, जिससे ना ही तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़े और ना ही पाकिस्तान की इकॉनमी को। ट्रांसफॉर्मिंग urban and rural areas into engines of sustainable development can foster green economic growth and reduce poverty। अब देखिए अगर हम अपने रूरल और अर्बन एरियाज़ को इस तरह उनको एजुकेट करें और उनको जो है पब्लिक कैंपेन्स के थ्रू उनको एजुकेट करें और उनको ऐसी टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो जो है वो पॉवर्टी से बाहर आ सकें और कोई भी अगर क्लाइमेट शॉक होता है तो वो उससे प्रिवेंट किस तरह बचा जा सके, उनको इस चीज़ों का पता हो। इसके अलावा है ट्रेनिंग यूथ इन क्लाइमेट इनोवेटिव सॉल्यूशंस, कि यूथ को भी जो है वो ट्रेन किया जाए कि वो किस तरह जो क्लाइमेट इश्यूज़ हैं या क्लाइमेट इफ़ेक्ट हैं उनमें उनको उनसे किस तरह बचा जा सकता है या वो किस तरह कोई सोल्यूशन लेके आ सकते हैं मार्केट में। प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। एनहांस अर्बन प्लानिंग विल इनेबल पाकिस्तान टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड मिनिमाइज इट्स डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज। दिस द टाइम टू एक्ट इज़ नाउ। अब यही वक्त है कि हम कोई ना कोई एक्ट करें, कोई ना कोई कदम उठाएं। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो क्लाइमेट है ना, इसका ये ग्लोबल क्राइसिस है और इसका बहुत बुरे से इफेक्ट हो रहा है, ख़ास तौर पे किस पे, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ पे। इवन कि पाकिस्तान सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद हमने दिया कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि पॉवर्टी की तरफ हम जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो किसान हैं वो 2022 और 2010 के फ्लड से ही बाहर नहीं आ रहे, तो हम लोगों ने ये दिया। इसके अलावा आगे फिर हम लोगों ने सोल्यूशन दिया कि रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ किस तरह आया जा सकता है और पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है और उस डाटा को हम एनर्जी क्राइसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी, क्योंकि हम जो है वो पैसे जो वहाँ पे खर्च कर रहे थे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को बाय करने में, वो अब हम कहाँ पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान की ग्रोथ में लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशंस पढ़े कि वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, कि हम जो हैं वो सोलर पैनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो पैदल चल सकते हैं, बाईसाइकिल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं और जो पैसे हम लोग ट्रीज़ पर लगा सकते हैं वो कई गुना सस्ते हैं हमें दरख्त बाय करना कि हम ख़रीदें एयर प्योरीफायर, वो ज़्यादा महंगे हैं। ट्रीज़ तो बहुत सस्ते हैं और ये एक सदका जारिया भी है।
इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि उलमा कराम को ये चीज़ प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि मौलवी हज़रात की बात ज़्यादा सुनते हैं लोग। तो अगर वही कहें कि दरख्त लगाएं गर्मियों में, या फिर ऐसे फलदार दरख्त लगा दें, तो क्या होता है ख़ासतौर पे नहरों के किनारे पे लगा दें तो इनको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बायोसाइकिल्स का इस्तेमाल करें, सोलर पैनल्स को सस्ता कर दिया जाए, और हम किस तरह जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है नीदरलैंड उनसे सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह इनको इस्तेमाल किया। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस और इसका कितना फ़ायदा होगा हमारी एग्रीकल्चर को। तो इस तरह ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए लाजमी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।